हेलो क्लास टेंथ। चलो लेट्स स्टार्ट हमारी सेकंड वीडियो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के ऊपर जो है चैप्टर 1 केमिस्ट्री का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास टेंथ में। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हमारी अब फर्स्ट वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारा सेकंड एक्सप्लेनेशनरी वीडियो शुरू होने जा रही है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने दिस टॉपिक्स वी विल डिस्कस थॉरली। अब हम सेकंड वीडियो में दिस टॉपिक्स वी विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। देयर नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, करोजन जिसमें आपने पढ़ोगे कि लोहे में जंग कैसे लगता है, और एनसीडीटी कैसे आपका फूड ऑक्सीजन इनेटेड एनवायरनमेंट में खराब हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एप्पल को आप खुले इन्वायरमेंट में रख देते हो तो आपके एप्पल पे एक ब्राउन कलर की लेयर सी चढ़ जाती है। तो वो रेंसिडिटी कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। कुछ हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। बच्चों, हमने दो टाइप्स केमिकल रिएक्शन के डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? कंबशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारे जो अगले दो टाइप है वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, द केमिकल एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर एलिमेंट। ठीक है, जो एटम्स होते हैं एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, या तो बॉन्ड्स बनते हैं या फिर टूटते हैं एटम्स के बीच में और नए सब्सटेंस की प्रोडक्शन होती है। जैसे CH4 सी मीथेन गैस टूटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर उसने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर। देखो कौन कौन से एटम्स की बॉन्ड किस किस के साथ बनना और टूटना, यही केमिकल रिएक्शंस है। नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। तो चलो हम थर्ड टाइप अपना डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको वर्ड से ही ये रिएक्शन याद हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव कर रही है। The chemical reaction, ऐसी chemical reaction in which a more reactive metal displaces a less reactive metal from a compound is known as less displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिसमें जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस हटा देता है लेस रिएक्टिव मेटल, कम जो ऐसा एलिमेंट जो कम रिएक्टिव है उसे कंपाउंड में से। तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। अगर एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे जो ए है वो हाईली रिएक्टिव है और जो बी है वो लेस रिएक्टिव है, इसलिए ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और सी के साथ जुड़ गया। तो ये रिएक्शन क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस तभी होती है जब या ए अगर रिएक्टिव ज्यादा होगा बी से, बिकॉज ए के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो बी को डिस्प्लेस कर पाए। बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, अगर बी ज्यादा रिएक्टिव होता है ए से तो ये कभी भी ए से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप रिएक्ट करते हो तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड बना देता है। तो ठीक है, ऐसे ही जब आप जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करते हो तो फिर कॉपर सल्फेट लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो कॉपर को वहां से हटाकर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर, वो डिस्कस करते हैं। 1.2.3 आपका टॉपिक है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी बुक में बच्चों। 1.9 एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। आपने क्या लेना है, 3 आयरन की कीलें लेनी है, नेल्स लेनी है और क्लीन, और उनको अच्छे से सैंड पेपर से रगड़ना है। क्योंकि कई बार कीलों में जंग लगा होता है तो आपको वो अच्छे से साफ करनी है। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, दोनों पे मार्क कर देना है A और B, और दोनों में 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपने आयरन नेल को थ्रेड से ऐसे धागे से आपने उसको बांधना है एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने डाल देना है। इन द टेस्ट ट्यूब बी 20 मिनट्स के बाद आपने एक आयरन नेल को वहां से आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन निकाल देना है, और आफ्टर 20 और उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट्स के बाद आपने टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आपने निकालना है और उसके बाद आपने ब्लू कलर ऑफ कॉपर सॉल्यूशन द टेस्ट ट्यूब को इंटेंसिटी चेक करनी है। ऑल्सो कंपेयर द आयरन नेल्स के
को भी आपने जो आपने एक साइड में रखी है और जो जिसको ज्यादा टाइम तक अंदर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा, आपने उसका भी कलर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों आप इस आपकी जो रिएक्शन है वो इस तरह से होगी, Fe प्लस CSO4 FeSO4। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी हैं कुछ अनदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। मैं पहले आपके साथ इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका कलर होता होगा कॉपर सॉल्यूशन का वो फेड हो जाएगा, यानी ब्लू से वो व्हाइट हो जाएगा, और नेल बिकम्स ब्राउन, और जो नेल थी वो ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जब आयरन जो है इन नेल, जो आयरन है वो डिस्प्लेस कर देती है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट, मतलब आयरन से वो आयरन सल्फेट बन जाता है, इसलिए सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एलिमेंटल कॉपर डिपॉजिट ऑन द नेल, जो कॉपर है वो क्या होता है, नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है एंड इम्पार्ट ए ब्राउन कलर टू द नेल। जो जो कॉपर है वो इस नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमें कील है वो ब्राउन कलर की दिखने लग जाती है। नोट द फेडेड ब्लू अपीयरेंस लेटर चेंजेस टू ग्रीन कलर बिकॉज फेरस सल्फेट इज ग्रीन। जो ब्लू कलर था इसका वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो फेरस सल्फेट का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इस तरह से कैरिड आउट होगी, ऐसे ऐसे इसकी ऑब्जर्वेशंस होंगी। और भी एग्जांपल्स है आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि जिंक और कॉपर सल्फेट को आप रिएक्ट करते हो तो ZnSO4 प्लस यू बन जाता है, Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अगर आप पीबी लेड की बात करते हो और कॉपर क्लोराइड की बात करते हो तो लेड को कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है तो ये लेड क्लोराइड की आपकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट, मींस दो बार डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रिएक्शन इन विच आयंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं दो रिएक्टेंट के बीच में, और एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, AB प्लस CD, AC प्लस BD। यहाँ पे देखिए जो A है, ठीक है, जो A यहाँ पे जो B है वो C को डिस्प्लेस कर रहा है और D के पास जा रहा है, और जो C है वो B को डिस्प्लेस कर रहे हैं, दो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। देन द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हो और उसे सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करते हो बच्चों, तो BaSO4 और NaCl की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो क्लोरीन है, ठीक है, उसे डिस्प्लेस कौन कर रहा है, सल्फेट डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे सल्फेट है उसे क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। जब आपका एक और एग्जांपल है, जब आप बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करते हो HCl के साथ, तो आपके पास NaCl और H2O की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद आपकी एक्टिविटी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी 1.10 एक्टिविटी है, जिसमें आपने 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद आपने एक और दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक में सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और एक में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, 3 ml, और दोनों को मिक्स करना है, फिर आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। जो वाइट सब्सटेंस होता है जो इनसोल्यूबल होगा वाटर में, the insoluble substance form a precipitate. Any reaction that produces a precipitate it can be called precipitation reaction. मैं आपको समझाती हूँ। जब आपने Na2SO4 को बेरियम सोडियम सल्फेट को जब आपने बेरियम क्लोराइड में मिक्स किया तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। यहाँ पे देखो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। द व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो जब आपने मिक्स किया तो यहाँ पे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट छोटे छोटे दानेदार जैसे दाने होते हैं वैसे बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो बेरियम सल्फेट के यहाँ प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे इन द रिएक्शन। ठीक है, द अदर प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बनेगा जो सोल्यूशन में ही रहेगा, सोल्यूशन के अंदर ही, मतलब कि एक्वस की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको BSO4 मिल जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है बिटवीन द, देयर इज एन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बच्चों।
चलो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन आप जब दो कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कोई जैसे पाउडर होता है ऐसी फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, तो ऐसे कलर के ऐसी रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जब आप दो सॉल्ट को मिक्स करते हो तो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कैरिड आउट होती है। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप सोडियम क्लोराइड में डालोगे तो वहां पे आपको सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे। जो सोडियम नाइट्रेट होगा वो सॉल्यूशन में एज इट इज एक्वस फॉर्म में रहेगा। बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों? से एसिड और बेस से सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, तो ऐसी रिएक्शन से न्यूट्रलाइज, अगर आप HCl में NaOH डाल देते हो तो एसिड और बेस दोनों ही खत्म हो जाते हैं, एसिडिटी और बेसिडिटी न्यूट्रल अमाउंट में हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम कहते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के रिलेटेड एक एक्टिविटी है जिसमें आप 1.10 टू यूज टू मिक्स सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड। जब आपने सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डाला, यही एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड। तो आपने देखा कि आपने बेरियम सल्फेट के आपको वाइट PPTs देखने को मिले। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, तो वो बिल्कुल ब्राइट प्रेसिपिटेट आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएंगे, सिंक एट द बॉटम, तो आप उससे बाद में पोरिंग टेक्निक से या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटालिक एलिमेंट, हमें पता है कि ऑक्सीजन नॉन मेटालिक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटालिक एटम फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव किया जा रहा है, आई एम सॉरी, जिस एलिमेंट से ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है और जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, उस एलिमेंट को हम ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कहेंगे। और रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन से बिल्कुल अपोजिट है। जो रिडक्शन प्रोसेस है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती हैं, उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो आपको ऑक्सीजन देगा। ठीक है, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हाइड्रोजन को जो रिमूव करेगा वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपने क्या करना है, एक चाइना डिश लेनी है और उसमें 1 ग्राम कॉपर का पाउडर डालना है। देखते हैं आके आप क्या ऑब्जर्व करते हो। आपने देखना कि जो सर्व कॉपर का पाउडर है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होगा। व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? दिस इज बिकॉज वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, उसकी सरफेस बिल्कुल ही, देखो आपको उधर ब्लैक कलर दिख रहा होगा, तो जो वो बिकॉज ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है और वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है इस वजह से। तो ये यहाँ क्या हुआ, किसमें ऐड हुई ऑक्सीजन? कॉपर में। तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई? कॉपर की, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, जब आपने 2Cu में O2 को डाला तो 2CuO बना। ठीक है, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर इज हीटेड मटेरियल द ब्लैक कोटिंग टर्म्स, अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस डाल दोगे, ठीक है, पहले आपने ऑक्सीजन के टर्म में डाला, ऑक्सीजन की एडिशन हुई। ठीक है, ऑक्सीजन की एडिशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। अब आप इसमें हाइड्रोजन गैस पास करिए तो आप देखोगे कि जो इसकी कोटिंग है वो हट जाएगी, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, तो इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज, इफ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर हम इस एग्जांपल से समझते हैं तो CuO जब H2 मिला तो देखो CuO रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो रिडक्शन हुई। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है कुछ रिडॉक्स रिएक्शन के। और जैसे जिंक ऑक्साइड में कार्बन है तो यहाँ पे रिड्यूस कौन हुआ? जिंक, और कार्बन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुई। तो ऐसी रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे MnO2 4HCl, यहाँ पे मैग्नीज क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिली तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस जो होती हैं बच्चों, ये रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है,
तो कुछ हम ऑक्सीडेशन के रिलेटेड एक्टिविटीज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने चाइना डिश में वो लिया, उसमें क्या लिया आपने, कॉपर का पाउडर लिया। तो उसका जो आपने देखा कि जब आपने उसको हीट किया तो उसका कवर ब्लैक हो गया, उसकी सरफेस ब्लैक हो गया। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, तो इसलिए वहां पे जो रिएक्शन हुई वो कॉपर ऑक्साइड वहां पे फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो जब आप मेटल्स को हीट करते हैं वी कैन, हमें उनके चेंज ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द हीटिंग। कॉपर आल्सो रिएक्ट विद द कॉपर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग की लेयर चढ़ जाती है। सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स, कॉपर बच्चों हम कॉपर का बहुत जगह यूज करते हैं, वायर्स देखी होंगी आपने कॉपर में, घर में जो हमारी जितनी भी तारें होती हैं, चार्जर्स की पिन्स होती हैं, वो सब कॉपर से बनी होती है, बिकॉज जो कॉपर है वो हाईली कंडक्टिव मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। किचन की बात करें, किचन में हम कॉपर के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, बहुत कहा जाता है कि आपको कॉपर के बर्तन में खाना खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इट इज एन आइडियल एक्सेट्रा। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर विद टाइम्स मेक देम ब्लैक। अब आपने बहुत टाइम तक, अगर आप, मोस्ट ऑफ टाइम दीज प्रोडक्ट आल्सो हैव ए ग्रीन अपीयरेंस, अगर आप, आपने आपके घर में अगर कॉपर के बर्तन है और बहुत टाइम से वो पड़े हैं बाहर, तो आप उनमें आज ऑब्जर्व करिएगा कि उसके अंदर आपको ग्रीन कलर की एक अपीयरेंस दिखेगी, जैसे ग्रीन कलर का पाउडर बनता है वैसे। तो वो क्यों होती है, क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से उस पर ग्रीन कलर की अपीयरेंस दिखती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट विद, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद सल्फर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, सल्फर है। एसिडिक सब्सटेंसेस, अगर आपने उस ग्रीन लेयर को हटाना है तो आप विनेगर का यूज करिए, लेमन का को उस पर अच्छे से रगड़िए और वो आपका कॉपर का प्रोडक्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। ठीक है, आपने कभी क्या, आपने एवरीडे, चलो एक तो मैंने आपको कॉपर का एग्जांपल दे दिया, क्या आपने और रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, आपका, आप एप्पल ऐसा होता है बिल्कुल, जब आप काटते हो अगर आप थोड़े टाइम के बाद उसको एनवायरनमेंट में रखो तो ये ब्राउन कलर की कवरिंग यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, मन नहीं करता है एप्पल को खाने का। ठीक है, आपने फिर ऐसे देखो, लोहे को जंग लगना भी देखा होगा, जैसे स्टोव कैसे जलता है हमारा गैस का, रेस्पिरेशन हो गया, ये देखो लोहे को किस प्रकार से इसे जंग लगता है। तो हम ऑक्सीडेशन के से बहुत सारे रिएक्शंस देखते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आप मेन जो है वो है करोजन और एक है रेंसिडिटी। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। करोजन क्या होता है, आपने देखा होगा कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन अ न्यू बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। जब आप नई नई गाड़ी लेते हो तो आपको वो गाड़ी कैसी दिखती है, बिल्कुल चमकती हुई, बिल्कुल शाइनी। आप कोई टॉय लेके आते हो आयरन का, लोहे का, तो वो भी कितना शाइनी होता है ना। लेकिन कुछ समय के बाद आप, आपके घर की जो रेलिंग है अगर वो लोहे की है, तो आप देखना कि जब उसको आपने लगाया था तो वो कितनी चमकती थी, और आज विद टाइम वो बाहर मॉइस्चर में रहकर उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का ऐसे ऐसे पाउडरी फॉर्म में बन गई होगी कुछ समय के बाद, ऐसे जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सम अदर आल्सो। अब आपने देखा, आपसे आपने कॉपर पे आपने ग्रीन कलर की कवरिंग देखी है। ठीक है, वो भी करोजन ही कहा जाता है। तो आयरन के केस में हम इसे रस्टिंग कहते हैं, जंग लगना। तो बच्चों कैसे होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, जब किसी मेटल पे अटैक होता है मॉइस्चर का या एसिड का तो वो करोड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, सिल्वर के ऊपर आपने ब्लैक कोटिंग देखी होगी बहुत बार, कॉपर के अंदर ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे करोजन के। क्रोजन से क्या होता है, कार बॉडीज में की डैमेज हो जाती है। आपने ब्रिजेस देखा होगा, बिल्कुल जो लोहा है वो गलने लग जाता है। ब्रिजेस आपने पुल देखे होंगे, आयरन की रेलिंग्स देखी होंगी, शिप, ऐसे बहुत से जो ऑब्जेक्ट मेटल से बनते हैं उनमें क्रोजन बहुत लगने के चांसेस होते हैं। तो क्रोजन आयरन की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा मनी जो है वो चाहिए होता है ऐसे डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, हम केमिकली समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होती है।
तो बच्चों क्रोजन जो वर्ड है उसका हिंदी में जो मीनिंग है उसका मीनिंग है संक्षारण, ठीक है, संक्षारण, ठीक है। तो इसके केमिकल रिएक्शन समझते हैं। देखो ये जैसे कि आप कोई आपका लोहे का, जब भी लोहा आपका वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक परत लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, आयरन जंग की, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी हमारे जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स है वो खराब हो जाते हैं। तो रस्टिंग एक केस है। रस्टिंग का केस किस में होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयरन के केस में होता है। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आल्सो वाटर, जब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है तो रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं Fe2O3XH2O, रस्ट। इसको फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए, ये पेपर में जरूर आता है। रस्ट का फॉर्मूला 10th क्लास आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आयरन में जब रस्टिंग लगती है, रिडॉक्स रिएक्शन ही है ये। आयरन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पे हो रही है। करोजन वीकन्स था, करोजन क्या करता है, रस्टिंग क्या करता है, आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट को वीक कर देता है, धीरे धीरे वो गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत नुकसान होता है हमारा। तो हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, हमारे जितने भी आयरन के प्रोडक्ट होते हैं आपको उनको पेंट करना है, पेंटिंग करने से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। पेंटिंग हमारा बहुत अच्छा मेथड है। ग्रीसिंग और ऑयलिंग करके हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। अब अगर आप ऑयलिंग कर दोगे तो बिकॉज वाटर, जो ऑयल जो होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, तो वो क्या होगा कि आपके जो आयरन की रेलिंग्स हैं उन पे वाटर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा आपके आयरन तक। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन आप जिंक की कोटिंग कर सकते हैं बच्चों, तो आप ऐसे रस्टिंग से को प्रिवेंशन कर दे सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट आपका है क्रोजन ऑफ कॉपर। आपने कॉपर के बर्तन देखे हैं, उसमें वो धीरे धीरे उनके लस्टर यानी शाइन जाने लगती है कुछ समय के बाद, और उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कॉपर जब मॉइस्ट एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर, इन तीनों की प्रेजेंस में कॉपर में क्या फॉर्मेशन हो जाती है, क्यूप्रस कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट, यानी ग्रीन कलर की जो लेयर बनती है उसका फॉर्मूला है CuCO3 Cu हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेंसिडिटी। तो आपने कभी, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेन, जब आप किसी फूड में जिसमें ऑयल है उसको काफी समय तक बाहर रखते हो तो क्या आपने उसको टेस्ट और स्मेल किया है। आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसे टमाटो को रखते हो तो कुछ समय के बाद वो ऐसे गलने लग जाता है और कुछ ऐसी हालत उसकी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्यों होता है, बिकॉज जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अगर वो उन्हें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखें तो उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है जिसकी वजह से वो रैंसिड हो जाते हैं एंड देयर स्मेल्स। यहाँ पे जो रैंसिडिटी है उसका मतलब है विकृत गंधिता, ठीक है, उसका मतलब है विकृत गंधिता हिंदी वाले बच्चों के लिए। जब आप मैं एक बार हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। जब आप वायु युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक ऑक्सीजन की उसमें रखते हो प्रेजेंस में तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो यूजली सब्सटेंस, अगर आपने किसी, हमारे जो फूड है वो खराब हो जाता है, आपने देखा होगा कि अगर आप चिप्स के पैकेट को खुला रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनका टेस्ट और वो कितनी अजीब सा टेस्ट हो जाता है, आप जरूर उसको तो रेंसिडी, आप अगर आपने रेंसिडिटी को बचाना है तो आप कैसे बचाओगे। यूजली द सब्सटेंसेज व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडिड फूड। आपने क्या करना है, अगर आपने किसी फूड में फैट और ऑयल है, अगर आपने उसको रेंसिडिटी से बचाना है तो आपने उसमें क्या करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देने हैं जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, क्योंकि जब इन सब्सटेंसेस में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है तब ये खराब होने लग जाते हैं। अगर आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दोगे तो वो क्या होगा, वो जो आपका फूड है वो खराब नहीं होगा। और आपने क्या करना है, उन्हें आपने एयर टाइट कंटेनर में जाना है कि बिल्कुल भी हवा ना जाए, ऑक्सीजन ना एंटर हो। रेफ्रिजरेटर्स में आप रखिए, रेफ्रिजरेट करिए फूड को ताकि ऑक्सीडेशन जो हो वो स्लो डाउन हो जाए। ये देखिए आपका नॉर्मल सेल है, जैसे इस पे ऑक्सीजन ने अटैक किया तो कैसे ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ये क्या होने लगा, इतने ज्यादा गल गया। क्या आपने देखा है
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक, डू यू नो दैट द चिप्स ऑफ मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप विद गैस ऑफ नाइट्रोजन प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। इतने लंबे समय तक आपके जो चिप्स हैं वो पड़े रहते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा जो बच्चों जो आपके जो चिप्स होते हैं उसमें वो नाइट्रोजन की गैस ऐड कर देते हैं, आपके चिप्स इसीलिए इतने फूले फूले होते हैं। देखना जिन चिप्स की गैस निकल गई होती है वो कैसे, उनका टेस्ट भी अजीब सा होता है। तो ऑल इन एयर इन पोटैटो चिप्स पैकेट इज नॉट एटमोस्फेरिक एयर, उसमें कोई ऑक्सीजन एयर नहीं होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ताकि वो आपकी जो चिप्स हैं वो फ्रेश रहे, क्रिस्पी रहे। ठीक है, जो आपकी गैस है वो कुशन की तरह भी एक्ट करती है टू प्रिवेंट द चिप्स, ताकि आपके चिप्स टूटे ना। आप देखो कहाँ से आपके चिप्स आते हैं, फिर भी वो कितने बड़े बड़े और कैसे होते हैं, क्रशी नहीं होते हैं वो। तो चिप्स में कौन सी गैस, जितने के नमकीन के पैकेट्स हो गए, पैकेट जो फूड वो मोस्टली होता है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आपके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। हाउ डज द फूड बिकम रेंसिड, फूड रेंसिड कैसे होता है? फूड रेंसिड इसलिए होता है क्योंकि उसमें फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं फूड में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने बर्न अ मेटल ए, एक स्टूडेंट ने एक मेटल ए को बर्न किया, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन, उसे रिबन मिला एक और उस मेटल था वो। द रिबन बर्न विद डैजलिंग फ्लेम, उसने मिडल को डैजलिंग फ्लेम में बर्न किया और क्या किया, उसे व्हाइट पाउडर मिला। आपने इसकी इक्वेशन आइडेंटिफाई करना था ना, और ए और बी क्या था। तो हमने सबसे फर्स्ट एक्टिविटी ये पढ़ी थी, मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, रस्ट क्या होती है, एक ब्राउन मास होता है, करोजन ऑफ आयरन है, रस्टिंग आयरन में लगती है और इसका फॉर्मूला है Fe2O3XH2O, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, जिंक रोड को जब आप 20 मिनट्स तक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हो तो व्हाट चेंज, आपको क्या चेंज देखने को मिलता है जिंक रोड में? तो आप देखते हो कि जो जिंक रोड है वो क्या हो जाती है, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैरिड आउट हो जाती है। नेम टू सॉल्ट, आप दो सॉल्ट बताइए जिन्हें हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, तो वो है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऐसे कौन से दो एलिमेंट, टू एलिमेंट्स विच डू नॉट गेट करोडेड, ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जो करोड नहीं होते हैं? तो आपका गोल्ड है, आपने बहुत गोल्ड में करोजन नहीं देखा होगा, प्लेटिनम में करोजन नहीं लगता है, ये ऑक्सीजन में रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए लोग गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरीज बनाते हैं। ठीक है, तो गोल्ड और ज्वेलरीज हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा ज्वेलरी पर्पसेस के लिए गोल्ड और प्लेटिनम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड आल्सो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे सल्फेट H2S क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है बच्चों वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो ऑक्सीजन के एयर की साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर MgO की लेयर बना देता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है। इसके लिए मैग्नीशियम रिबन को बिफोर बर्निंग आपको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल चेंज बताइए टेक प्लेस जब आप लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो कौन सा केमिकल चेंज होता है? तो CaCO3 को जब आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल लॉ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड, कौन से केमिकल लॉ पे केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग बेस्ड है? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस, नेम द टर्म यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, कौन सी टर्म का हम यूज करते हैं? एक्वस। तो ऐसी एक एक क्वेश्चन की एक एक टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक जिसमें हीट इवॉल्व होती है? तो जैसे कि आपने मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ स्टीम की फॉर्म में और हीट इवॉल्व हुई।
विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो आप यहाँ पे दो चीजें डिस्प्लेस हो रही, दो कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बताइए, लेकिन एग्जांपल दूसरा है इसमें। नाइट्रोजन लिया जब हमने गैसियस की फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, तो 2NO बना और गैस और हीट एब्जॉर्ब हुई, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई एम सॉरी फॉर दिस, हियर आई विल, मैं यहाँ पे ठीक कर देती हूँ, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ऐसी रिएक्शंस आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एंडो कर लीजिएगा, मैं ठीक कर दूंगी PDF की फॉर्म में इसको। तो हमारा ये चैप्टर आपका हमारा खत्म होता है अब ये चैप्टर। ठीक है, स्टे सेफ एट योर होम एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी अच्छे से चैप्टर आया होगा। तो थर्ड वीडियो हम चलते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम। आपके चैप्टर के सभी एक्सप्लेनेटरी पार्ट खत्म हो गया है अच्छे से। सो लेट्स मूव टू योर थर्ड वीडियो।